सभी को नमस्कार दोस्तों। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज 4-5 दिन के एक साथ हो गए थे क्योंकि बीच में आप जानते हो अभी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम पास में है, तो मुझे प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ अच्छे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए द हिंदू को डेली नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी द हिंदू को बहुत कम लोग देखते हैं, ठीक है। शायद इस बार प्री दे रहे हैं तो वहाँ पे बिजी है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब भी वक्त मिलता है तो बिल्कुल अपने नोट्स और आपके वीडियो जो है टाइम पर आते रहें, बीच में कोई भी जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी मिस ना हो। तो आज का लेसन बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें 3-4 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपकी मेंस के एग्ज़ाम से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। जैसे एक तो ये क्लाइमेट चेंज का हो गया, मैं थोड़ा सा आपको और भी दे देता हूँ ताकि पढ़ने में आपको मज़ा आए। और आज मुझे एक ऐसा आर्टिकल मिला है, द हिंदू में आया था, जिसका मुझे लग रहा है निबंध एकदम आपको तैयार कर लेना चाहिए। इस बार 2023 और 24 के एग्ज़ाम में ऐसा महसूस हो रहा है कि उस टॉपिक से ऐसे आ सकता है, तो वो भी आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आज हम क्लाइमेट के मुद्दों को थोड़ा सही ढंग से समझेंगे, क्योंकि इसका भी आप मान के चलो 1-2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं मेंस के एग्ज़ाम में, तो ये भी आप पहले से ही तैयार कर लेते तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आते हैं, हम देख लेते हैं एक बार जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है पॉपुलेशन का, ठीक है। और बहुत अच्छा आर्टिकल है, यहाँ से मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आने वाली मेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो मुझे फील होता है कि इससे एक ऐसे बन सकता है, और ऐसे का जो टाइटल होगा ना वो हो सकता है कि इंडिया इज़ मोस्ट पॉपुलस कैन बी मोर बून देन बैन, ठीक है। ये हमारे लिए अभिशाप जैसा होगा या वरदान होगा, तो ये आपका माइंड सेट, आपकी अप्रोच बताएगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आपको किस तरीके से मेंस में ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। तो आते हैं अपने पहले टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक है जो हाल ही में तापमान को लेकर जो समस्याएं देखने को मिल रही है, तापमान की विसंगतियां हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व में ऐसी घटनाएं हो रही है। और आप जानते हो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं घट रही है जिसके कारण ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। जैसे हम प्रैक्टिकल तौर पर कुछ चीज़ें देखें तो हमेशा पृथ्वी का इतिहास देखें तो आपने देखा होगा कि जो गर्म युग है और हिम युग है वो हमेशा आते रहे हैं, और अभी हम गर्म युग के फेज में हैं। तो ऐसे यदि प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि इसमें मानव जनित जो कारण है वो इसमें समझ आए तो ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक रिलेट करेगा किसके साथ में, आपका जैसे जीएस मेंस में फर्स्ट में आप देखना ज्योग्राफी आपका टॉपिक है, वहाँ पे क्लाइमेट के रिलेटेड जो सेक्शन है, और जीएस 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो द हिंदू में एक अच्छा आर्टिकल था जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हाल ही में जैसे बताया गया है कि मार्च 2023 है वो रिकॉर्ड स्तर पर हम देखें तो दूसरा सबसे गर्म मार्च रहा है। इससे पहले भी जैसे 2016 का था मार्च, वो काफ़ी प्रथम स्थान पर रहा है तापमान का गर्म रहने पर। और ये रिपोर्ट किसने दी है, यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दी गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है NOAA, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इंट्रोडक्शन में ऐसी संस्थाओं का नाम लिख सकते हो कि इस रिपोर्ट के द्वारा या इस संस्था के द्वारा ऐसा बताया गया है। आप धीरे धीरे ऐसे डाटा अपनी डायरी में नोट करते चलो, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो देखते हैं कारण क्या रहा है। तो जैसे मार्च 2023 की बात करें तो ये दूसरा सबसे गर्म रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि मार्च 2023 वास्तव में रिकॉर्ड स्तर पर देखें तो दूसरा गर्म रहा है। इससे पहले जैसे इन्होंने बताया कि 2016 में ऐसा हुआ था, और 21वीं सदी के सबसे बड़े अल नीनो ने मिनी ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर किया था। इसका संबंध किसके साथ जोड़ा जा रहा है, अल नीनो के साथ जोड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा अल नीनो और ला नीनो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। जब जब अल नीनो की समस्याएं रहती है तो आपने देखा भारत में क्या सूखे का संकट देखने को मिलता है, सामान्य से जो वर्षा होनी चाहिए कम होती है। ला नीना जब होता है तो भारत में अच्छी वर्षा होती है, ये हमेशा चलता रहता है। तो अल नीनो का इस पर प्रभाव बताया जा रहा है कि इसके कारण ऐसा हुआ है। और जनवरी से मार्च तक औसत तापमान में विसंगति में ये रिकॉर्ड ऐसा देखा गया है, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक वर्ष मार्च पिछले वर्ष की तुलना में अधिक गर्म या ठंडा हो सकता है। लेकिन अल नीनो जैसी घटनाएं क्या करती है, प्राकृतिक जलवायु जो परिवर्तनशीलता होती है उसमें तापमान को काफ़ी बढ़ाती है। अभी जैसे ये जो घटना हम पढ़ रहे हैं कि मार्च का महीना काफ़ी गर्म रहा है, तो उसमें फोकस किया इन्होंने किस पर, अल नीनो पर फोकस किया है कि अल नीनो की यदि घटनाएं होगी तो तापमान बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे मतलब हम देखते हैं विशेषकर हमारे देश में मार्च के आसपास गर्मी ज़्यादा होने लगती है, या अन्य विश्व में ऐसे इफेक्ट इसको देखे जा सकते हैं। जैसे हम भारत की बात करें तो मार्च में क्या होता है, गर्मी की शुरुआत होने लगती है। और विशेषकर ये देखने को मिलता है कि इसमें जैसे अभी मार्च के बाद में आप प्री मानसून देखोगे तो उसमें थोड़ी सी गर्मी कम होने लगती है, ठीक है। लेकिन साथ में बहुत सारे कारक भी इसमें बताए गए हैं। जैसे यदि हम ला नीना को लेकर चलें तो ला नीना को लेकर हम जानते हैं कि भारत में क्या होता है
थोड़ा सा अधिक वर्षा होगी तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारी जलवायु पर। और इसके यदि हम ये देखें कि अल नीनो को थोड़ा समझने का प्रयास करें कि एक वर्ष अल नीनो वर्ष क्या होगा, थोड़ा सा इसको समझो, क्योंकि ये भी क्या कर सकता है। डायरेक्ट प्री में तो इसके 3-4 क्वेश्चन पहले आए हैं, 2011-12 में अल नीनो ला नीना के क्वेश्चन आ चुके हैं, अल नीनो मोडे की करके ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बीच के सालों में ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है जलवायु को लेकर, तो प्री में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अल नीनो को समझने का प्रयास करते हैं कि अल नीनो क्या है। थोड़ा सा समझना कि भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर एक बैंड में गर्म पानी फैलता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। ये बात कर रहा है जैसे हम इक्वेटर की बात करें, ठीक है, इक्वेटर की बात करें, यहाँ पे इक्वेटर की बात करें तो ये कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा। जैसे सामान्य तौर पर क्या होता है, यहाँ पे हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है, आपको ये पता है हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है, और यहाँ से जो करंट चलती है ना, इनका एक सर्कुलेशन होता है जो जल को गर्म और ठंडा करते हैं। तो हम्बोल्ट की जलधारा क्या है, यहाँ पे पेरू तट के आसपास, या आप ये कह सकते हो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका जो तट है, पश्चिमी तट है, वहाँ पर हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है। ठीक है, तो ऐसा फिनोमेना बनता है। और यहाँ से फिर क्या होता है, नॉर्मल ईयर रहता है, और भारत में जैसे दक्षिण पूर्व से जो हवाएं चलती हैं भारत में मानसून लेके आती है, तो ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। लेकिन जब क्या होता है, जब अल नीनो की कंडीशन होती है ना, तो इक्वेटर वाला जो गर्म जल है ना, वो उसका ढाल इस तरफ बनेगा। आप समझ रहे हो ना बात, इस तरफ गर्म जल जाएगा। ठीक है, गर्म जल यहाँ पे होगा, तो हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा यहाँ से क्या हो जाएगी, उसका प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो जो पहले यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा था, अब लो प्रेशर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ का जो वायुमंडलीय सर्कुलेशन है उसमें बदलाव आने लग जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब देखो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि यहाँ पे यदि अल नीनो की घटना घटती है, इस क्षेत्र में यदि अल नीनो की घटनाएं घटती है, तो यहाँ पे इंडिया में देखना आप ड्राई, देखो इसका क्या इम्पैक्ट है इस चीज़ का। क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें आती हैं वो अपने साथ आर्द्रता या जो भी बादल या वर्षा लेकर आती है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इसको समझने का प्रयास ऐसा कर सकते हो। और सामान्य दृष्टिकोण से अल नीनो आपको एक लाइन में समझाना हो तो क्या क्या किसको कहेंगे कि जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर, ठीक है, के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर एक बैंड में गर्म पानी फैलता है। आप इसको समझ सकते हो कि इस रेंज में इस तरफ गर्म जो है जलधारा, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि जो हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है यहाँ जो बहती है, उसको जो विश्वतीय जलधारा है, प्रति विश्वतीय इक्वेटरल जो बोलेंगे हम, प्रति विश्वतीय गर्म जलधारा, इसको प्रतिस्थापित करती है। तो यहाँ का जो फिनोमिना क्या है वो बदल जाएगा। ठीक है, इस बात को समझना। और ला नीना को यदि समझना हो आपको, बहुत ही सिंपल वे में ला नीना को समझना हो, तो हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा यहाँ बहती है, जैसे ये और मजबूत हो जाएगी। यानी इक्वेटर वाले रीजन में ठंडा जल आएगा, यहाँ पे गर्म नहीं आएगा, ठंडा जल आएगा। तो इसका मतलब जो परिसंचरण बनता है, वायुमंडलीय परिसंचरण बनता है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे भारत में क्या होगा, ड्राई की जगह क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेट होगा। यानी अच्छी वर्षा होगी जब ला नीना वर्षा होगा। ठीक है, ये ला नीना हम समझ रहे हैं। यहाँ पे ला नीना का मतलब हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा सामान्य से और ज़्यादा ठंडी हो गई, जो भी वायुमंडलीय परिसंचरण था मजबूत हो जाएगा। मजबूत होगा तो भारत में क्या होगा, अच्छा मानसून आएगा, औसत से अधिक वर्षा होगी। तो ये फिनोमेना आप सिंपल वे में समझ गए हो तो अच्छी बात है। तो ये हम दोबारा से देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा पर यदि क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर गर्म पानी फैलेगा, यानी प्रति विश्वत रेखीय जलधारा। आप यदि जलधाराएं समझते हो यहाँ पे कि वैसे जैसे यहाँ पे हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है, यहाँ से फिर क्या विश्वतीय जलधारा बहती है, फिर इस तरफ मतलब ये फिनोमेना घूमता रहता है पूरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, यहाँ पे घूमेगा, फिर ये चक्कर बनेगा। यहाँ से क्या होता है, नीचे से प्रति विश्वत रेखीय जलधारा भी चलती है। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है, ला नीना। ला नीना में क्या होता है कि ठंडा पानी उसी क्षेत्र में क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर फैलता है, पूर्व से पश्चिम की ओर फैलता है, मतलब इस पूर्व से पश्चिम की ओर फैलेगा। तो ये कंडीशन होगी। तो ये आप इजी वे में समझ गए होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है आपके समझ में आया होगा। मैं इस चीज़ में कामयाब हुआ हूँ कि आपको समझा पाऊँ। वैसे ये लेसन में मैंने कई बार आपको बताया है। बाकी यदि नहीं समझ में आए तो चिंता की बात नहीं है, आप थोड़ा सा यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको डायग्राम के माध्यम से या कुछ एनिमेशन के माध्यम से समझा सकते हैं। जो मैं यहाँ पर आपको समझा पाया हूँ वो समझ गए तो अच्छी बात है। एग्जाम में इतना ही लिखना होता है, इतना ही आपको ये फिनोमेना समझ में आना चाहिए कि अल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है। और एक्चुअल में फिर क्या होता है कि पूरी पृथ्वी के जो वायुमंडल आप जानते हो जुड़ा रहता है आपस में। तो जैसे ऊपर जेट स्ट्रीम चलती है, तो जेट स्ट्रीम का भी अल नीनो के साथ संबंध होता है, तो फिर कई सारी घटनाएं घटती है। तो जेट स्ट्रीम और अल नीनो मिलकर फिर भारत के अंदर ऐसा देखा जाता है सूखे का संकट बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आप मैप में थोड़ा सा और अध्ययन कर लेना कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो कहाँ सूखा होगा, कहाँ पे वर्षा हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये समझाना भी चाह रहा है इस डायग्राम से, आप देखना कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है। तो इक्वेटर पर क्या होता है, जैसे यहाँ से मतलब वही बात है, इक्वेटर गर्म रहता है, आप जानते हो। यहाँ से मतलब जो हवाएं गर्म हवाएं ऊपर उठेगी, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, जहाँ पे ये हवाएं जाके बैठेगी वहाँ हाई प्रेशर बनेगा।
ठीक है। इसमें ये देखो डिग्री भी दिखाई गए हैं, कहाँ कहाँ ऐसी कंडीशन होने वाली है। तो ये चक्कर चलता रहता है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे अलिनो की कंडीशन होगी तो वहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। जो इक्वेटर वाला गर्म जल है वो किस तरफ जा रहा है, देखो ये जा रहा है आपका जो पेरू का तट है उस तरफ गर्म जल बढ़ रहा है। यानी आप ये समझ लो सिंपल वे में कि वहाँ से हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा हट जाती है और क्या बन जाएगा, वहाँ पे गर्म पानी चला जाएगा। तो ये जो बनना चाहिए था फिनोमिना, जो भारत की ओर जो लो प्रेशर की ओर आनी चाहिए थी हवाएं, वो नहीं आ पाती है। तो इस मैप को आप आराम से डायग्राम को समझ के अपने कभी मेंस के आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और थोड़ा सा वर्ल्ड के मैप पर आप इसको समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब इसमें दिखाया गया है कि साथ में कि जो लानिना होता है उसका जो ग्लोबल क्लाइमेट है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये डिटेल भी आप थोड़ा वैल्यूडेशन है, साथ साथ में कुछ अच्छी वैल्यूडेशन आपको बताता हूँ तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो। वैसे बहुत ही सिंपल वे में इसमें बताया गया है कि जब जब लानिना की कंडीशन होगी तो उस समय क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बताया गया, विशेषकर इसमें यह बताया गया कि लानिना की कंडीशन में जून अगस्त में क्या क्या घटने वाला है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें, एक तौर पर देखोगे आप, जैसे यहाँ पे यदि हम देखें, यदि लानिना की कंडीशन है तो जैसे भारत को देखना आप, इस भारत में यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया गया, ये विशेषकर कूल वाला है। इसका मतलब लानिना कंडीशन में इंडिया में क्या होगा, अच्छी वर्षा होगी। और जहाँ जहाँ ऐसा दिखाया गया है वहाँ पे क्या होगा, अच्छी वर्षा होगी। विशेषकर जो अपनी मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश है ना, वहाँ पे अच्छी वर्षा होने वाली है लानिना के समय। और जैसे हम इसमें देखें कंडीशन, दिसंबर और फरवरी की कंडीशन देखें, उस समय देखो भारत से दूर है। यदि इस मैप में आप समझना चाहोगे दिसंबर और फरवरी के समय लानिना की कंडीशन हो तो क्या होता है, इस समय भारत पर, क्योंकि उस समय दक्षिण जो पूर्वी हवाएं होती है, आपने देखा दक्षिण पश्चिम जो मानसून हमारा आता है, दक्षिण पूर्वी जो ट्रेड विंड है वो आती है इक्वेटर को पार करके दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में आती है, ठीक है। ये कब आती है, ये आप जानते हो जून से लेकर सितंबर के महीने में हमारा जो मानसून रहता है, दक्षिण पश्चिम मानसून रहता है, उस समय आती है। तो इस मैप को, डायग्राम को ऐसे समझ लिया करो, उससे आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा क्या क्या कंडीशन रहती है। जैसे लानिना की कंडीशन के समय कैसा वहाँ पे माहौल बनेगा, इक्वेटर पर जो जल होगा वो किस प्रकार ठंडा और गर्म होगा, वो आप समझ सकते हो। लो प्रेशर और हाई प्रेशर आपस में बनते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और इसी तरह जैसे अलिनो की कंडीशन है, इस मैप पे समझो दिसंबर और फरवरी के समय भारत में क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है। यदि अलिनो होता है तो दिसंबर और फरवरी के समय देखो इनका संपर्क है, क्योंकि मार्च का महीना आ रहा है और यहाँ पे क्या वार्म गर्म है, मतलब भारत पर जब जब ऐसी कंडीशन बनेगी यहाँ पे क्या बनेगा, अलिनो बनेगा। इस कंडीशन पर अलिनो बनेगा तो गर्म जल इस तरफ इक्वेटर पर ज़्यादा होगा। तो जो जैसे यहाँ से जो हवाएं आती है, ट्रेड विंड आती है, उनका जो इम्पैक्ट होगा वो गर्म एक तरह से कह सकते हैं आप उसको, ड्राई भी कह सकते हो, गर्म भी कह सकते हो। और जून अगस्त में क्या होगा, जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आना चाहिए, आप जानते हो जून से लेकर सितंबर तक हमारा मानसून बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से जैसे ट्रेड विंड जो चलती है, जो हवाएं यहाँ पे आती है दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में, तो क्या इम्पैक्ट करेगी, साफ साफ आपको आना चाहिए। तो इसे हम कह सकते हैं ड्राई। इसका मतलब आपने देखा होगा सूखा, हमारे देश में सूखा कब होगा, जब अलिनो की कंडीशन होगी। तो ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल रूप से आप इनको समझ लो और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये मैप सामने पड़ा है, बहुत ही आसान है बनाना। आपको ये लगता है कि बहुत टफ है, जैसे इसे मैप बनाया आपके सामने बना देता हूँ मैं, बहुत ही आसान है। यदि इस मैप को समझाना चाहिए, जैसे अलिनो को समझा रहा हूँ अपने को, तो वो भी बहुत आसान है ऐसा मैप बनाना। और यहाँ पर ये बनाना दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे आपका बन जाएगा उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बनाना, और यहाँ पे आप अफ्रीका बनाना, यहाँ पे इंडिया बना के कुछ भी आराम से दिखा सकते हो ऐसा करके। बहुत आसान है, मैं बना के आता हूँ एग्जाम में, रियल एग्जाम में मतलब 15-20 सेकंड के अंदर ये फास्ट मैप बन जाते हैं। इनको आपको बनाना चाहिए, अच्छे नंबर मेंस के एग्जाम में लाने हो। आपका प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होगा ना तो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और एग्जामिनर देखते ही आपके अच्छे मार्क्स देखा, ये बात ध्यान रखना। और हर जगह स्कोप है, मैंने आपको बताया है कि जीएस फेस्ट जैसे मेंस आपका है, उसके अंदर ज्योग्राफी है, उसके अंदर आपका हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, वहाँ पे इंडिया के मैप अच्छे बन सकते हैं, ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडिया के मैप बन सकते हैं। जीएस2 के अंदर आईआर है, आईआर में वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स के, इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया, इनके अच्छे मैप बन सकते हैं। जीएस3 के अंदर तो इतना अपॉर्चुनिटी आपको, इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोनॉमी की बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे आप अच्छे मैप बना सकते हो। लोग हिंदी साहित्य में बना के आते हैं, जहाँ पर बोलियों की भाषाओं का जो आता है उसमें इंडिया की भाषा अलग अलग क्षेत्र में दिखा के आते हैं। तो आप मैप पे अपनी कमांड बनाओ, मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो लानिना का हमने समझ लिया, तो ये आप दोबारा इस मैप को देख लेना, ऊपर हमने समझ लिया था क्या क्या कंडीशन हो। मुख्य रूप से देखो आपको क्या समझना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि लानिना और अलिनो का भारतीय जलवायु पर प्रभाव, तो उसके अंदर ये मैप बहुत ज़्यादा काम आएंगे। दोनों मैप तैयार कर लो, समझ लो। वैसे आप, मैंने समझा दिया कि लानिना होगा तो अच्छी वर्षा होगी, अलिनो होगा तो क्या होगा, सूखा होगा, बस सिंपल सा समझ लो। फिर इसको क्या करते हैं हम, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से लिखते हैं कि जैसे अलिनो होगा तो भारत में क्या होगा, फसलें खराब हो जाएगी, किसानों को नुकसान हो जाएगा,
कहीं कहीं किसान आत्महत्याएं देखने को मिलती है, ऋण की समस्याएं आ सकती है, भारत की खाद्य सुरक्षा संकट आ सकता है, या और भी जोड़ना चाहो तो हमें कैसे प्रबंधन करना चाहिए, हमें अच्छे बीजों का विकास करना होगा, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना होगा, किसानों तक अच्छे संस्थागत ऋण पहुंचाने होंगे, साइंटिफिक चीज़ें जैसे साइंस वाली चीज़ें, अच्छे बीज, ऐसे बीज जो कम जल में हो जाए, हमारी जो कृषि है उसकी विविधता बढ़ाना होगा, ऐसी चीज़ें फिर जोड़नी होती है। मतलब मेन चीज़ है कोर एरिया आप समझ लो, फिर उसके अंदर मेंस में लिखना होता है प्रैक्टिकल आइडिया से कि कैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे मानव समस्याओं को हम कम कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आपको देखना होगा। तो ये हमने देखा अल नीनो और ला नीनो का इसका प्रभाव, और ये हमने ये भी देखा कि मार्च के महीने में अभी गर्म क्यों रहा है। तो ऐसा पहले भी रिपोर्ट आ रही है कि अल नीनो की घटनाएं होने लगी है, और यदि हम पूरे भारतवर्ष के ऐसे डाटा देखें तो मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा तापमान की समस्याएं देखने को मिल रही है। आप जहाँ रह रहे हो अपने आसपास देखना, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, ठीक है, इस समय लगता है कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, तो इसको आप देख सकते हो। और तापमान जैसे आगे देखें तो तापमान विसंगतियों का वैश्विक वितरण जैसे भूमि और महासागर है, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के कारण होता है, और क्योंकि आपने देखा होगा सागर का विस्तार ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा हीट कैप्चर होगी, ठीक है। तो कई सारी आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है या बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो महासागर है वो भी हीट ऑब्जर्व क्या करते हैं, उसको अवशोषण ज़्यादा करेगा, तो फिर वहाँ से कई सारे फिनोमिना चेंज हो जाएंगे क्लाइमेट के लेकर। तो इसका मतलब ये सत्य है कि ग्लोबल वार्मिंग ये सब चीज़ें आपस में क्या जुड़ी हुई है, सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। मेन मकसद अपना ये था कि ये जो गर्म हो रहा है अभी मार्च का महीना, उसमें अल नीनो ला नीनो को हम कैसे समझें, कैसे हमारे जलवायु के साथ जोड़ के, मानसून के साथ जोड़ के हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें बताएगी, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें नीड नहीं है। सेकंड जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इसको। और ये आपके कहाँ काम आएगा, ये आपकी GS3 साइंस और टेक है वहाँ पे काम आएगा, GS3 में काम आएगा, और इससे जुड़े प्री में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है और जीनोम जो इंडिया प्रोजेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी है, समझेंगे कैसे प्रैक्टिकल रूप में इसको हम समझ सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी विभाग है उसने कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। इसकी शुरुआत जैसे 20 में हुई थी, और अभी टारगेट है कि जो 2024-25 में हम इसके लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और आपने पहले भी सुना होगा कि वैश्विक स्तर पर 90 के आसपास, 1990 के आसपास कि वैश्विक जो जीनोम प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत हुई थी, बहुत सारे मतलब देश उसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि उसका बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में उसके डाटा हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे डाटा आए हैं जिनसे प्रैक्टिकल रूप से मतलब कई सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि लगभग 10,000 भारतीय जो मानव है उनका जीनोम का अनुक्रमित किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर बात क्या है, जो DNA वगैरह होते हैं, जीन होते हैं, उनका क्या विश्लेषण किया जाएगा, और उससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जैसे भारत में अलग अलग जानते हो नरजातीय समूह के लोग रहते हैं, यदि उनके DNA को हम समझ लें तो उसके कारण जो बीमारियां होती हैं, जैसे आप बात करोगे कोविड-19 की, इसके कारण इसका कितना इम्पैक्ट लोगों पर हो रहा है, कितनी बीमारियां और हो सकती है, विशेषकर जैसे जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं उनका इलाज हम ढूंढ सकते हैं इनके माध्यम से। तो एक डाटाबेस होना जरूरी है, और इसमें काफ़ी प्रगति हम कर रहे हैं, ये इसमें बताया गया है। और जीनोम सीक्वेंसिंग यदि आप ऐसा प्री में क्वेश्चन आ जाए या मेंस में आए, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताना, जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन में ये समझा दो कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, या आपको ये नहीं पता हो तो इंट्रोडक्शन में आप भारत का बता दो कि भारत ने भी जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है वो उसकी शुरुआत कर दी है, अभी इसके मतलब सक्सेस होने की बहुत मतलब नज़दीक है, ये चीज़ आप बता सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है, इंट्रोडक्शन अच्छा बनाने के लिए कोशिश करना, करंट हैपनिंग हो या आपके पास परिभाषा उस चीज़ की हो या कोई और डाटा हो, कोई आप इंडेक्स रिपोर्ट हो, उससे आपको शुरू करना चाहिए। उसके बाद में जो बॉडी पार्ट आता है उसमें प्रैक्टिकल आइडियाज़ पर आपको बताना चाहिए, उसके पक्ष पर लिखना चाहिए, विपक्ष पे लिखना चाहिए, उसके समाधानों पर आपको बात करनी चाहिए। तो बहुत सारे आइडिया मेंस में आप लिख सकते हो। फिर लास्ट में जैसे आप कंक्लूड करते हो अपने आंसर को, तो वहाँ पॉजिटिव चीज़ों के साथ उसको एंड करना है कि जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, जैसे इसे प्रयास है, तो उससे नो डाउट मतलब कोई इसमें हम शक नहीं कर सकते कि हम कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो द हिंदू पढ़ते समय आप ये आंसर राइटिंग की चीज़ें साथ साथ सीख सकते हो। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे जो DNA हम देखते हैं, जो डबल उसका हेलिक्स क्या बोलते हैं उसको होता है, और उसके अंदर 4 जो उसके बेस होते हैं, ठीक है, ABCD क्या उनको बोलते हैं, इतना साइंस तो आप समझते होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इनको समझना, इनके सीक्वेंस को समझना ही क्या कहलाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। ये आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो सीख जाओगे, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि DNA के अंदर कौन कौन से बेस, उनका जो सेट होता है, ठीक है, उनको समझना। तो मानव जीनोम क्या है, मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, DNA होता है, और DNA के अंदर क्या होता है, 4 बेस होते हैं, उन बेस का सही से अध्ययन करना, ठीक है। DNA में 4 जो आधार या बेस होते हैं, उनका डबल स्टैंडर्ड जो होता है, ठीक है, और इनके जो जोड़े होते हैं उनको सही क्रम में किस प्रकार उनमें अंतर होता है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग व्यक्ति के अंदर ये सीक्वेंसिंग का जो मामला है अलग अलग हो सकता है, ठीक है।
तो इसमें क्या आधार जोड़े क्रम सभी मनुष्य में समान होते हैं, ठीक है, ये बात तो सही है कि इनमें समान होते हैं। और वहीं प्रत्येक मनुष्य के जीनोम में अंतर हो सकता है, ठीक है, उनका जो ये बनता है जीनोम बनता है उसमें अंतर हो सकता है, उन्हें अद्वितीय बनाता है, हर व्यक्ति को अलग बनाता है ये, ठीक है। तो मानव के अनुवांशिक फिंगरप्रिंट को डिकोड करने के लिए जो उनके बेस है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जीनोम अनुक्रमण और जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, ठीक है। ये साइंस की चीज़ें, हालांकि मुझे भी साइंस उतना नहीं आता, लेकिन इतना पता है कि अपनी मेंस के एग्जाम में जो चीज़ें लिखनी है, मतलब इसके लिए आपको थ्योरी की जरूरत नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें आनी चाहिए। इतना आप समझ लेना कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, बस इतना समझाना है। बाद में तो इस पर क्या बात करनी है, बॉडी पार्ट में क्या बात करनी है, इनके प्रैक्टिकल आइडियाज़ पर बात करनी है, वो हमारे पास है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1990 के दशक में क्या हुआ था, वैज्ञानिकों के एक समूह ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की थी। अब प्री में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये इफेक्ट आएगा कि 1990 में वैश्विक स्तर पर ऐसी शुरुआत हुई थी और उसके अभी जो डाटा आए थे उसमें बहुत ही कम त्रुटि देखी थी, यानी काफ़ी ज़्यादा उसको सफलता मिली है। और इससे भी हम मोटिवेट हुए हैं कि इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। और मानव जीनोम परियोजना का द्वारा संभव की गई संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण की प्रक्रिया अब औसत मानव जीनोम में अंतर की पहचान करने के लिए किसी व्यक्ति के जीनोम को पढ़ने के लिए सुविधा प्रदान करती है, यानी बहुत सारी चीज़ों को समझने का यहाँ पे मौका मिलता है। तो इसके प्रैक्टिकल आइडिया क्या है, ये आपके काम के मेंस में कीवर्ड जो आते हैं, आपको 5 6 7 जो बातें लिखनी होती है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए कि इसके लाभ क्या है। तो इसका लाभ क्या है कि जीनोम अनुक्रमण का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, जो भी रोग हैं, अनुवांशिक रोग विशेष क्रम देखते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, थैलेसीमिया है, इनकी जो समस्या हैं, इसके अलावा जैसे बहुत सारे कैंसर का मूल्यांकन करने में भी इनको देख सकते हैं। कोविड-19 में इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा देखा गया था कि जो भी जीव होते हैं या वायरस वगैरह होते हैं, कुछ जो भी चीज़ें होती हैं, उनके भी डीएनए आरएनए उनका भी ऐसे हम विश्लेषण कर सकते हैं और बीमारियों का जो इलाज होता है फिर वो सही समय पर हम कर सकते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फ़ायदा है, ठीक है। और जैसे यदि इसके और डाटा देखें हम कि यहाँ पे बताया गया कि जैसे 10,000 जो बीमारियां उनमें कोई एक जीन खराब होने के कारण ऐसा होता है। तो यदि इनको समझ लें, कोई एक जीन खराब हो रहा है उसको हम हटा देते हैं। आजकल आपने देखा आणविक कैंची, आपने क्रिस्पर केस, इनका नाम सुना होगा, उसका भी क्वेश्चन यूपीएससी प्री में आ चुका है। तो कैसे हम इनको सही कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसका काफ़ी लाभ है और इनके कोड को समझने में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, विशेषकर वायरस के कोड को। और जैसा इसमें प्रयोग भी किया गया था 2014 में, जो एमआईटी और हार्वर्ड जो वैज्ञानिक है वहाँ के, एक समूह ने संक्रमित अफ्रीकी रोगियों से इबोला के नमूने को ये दिखाने के लिए अनुक्रमित किया था कि कैसे वायरस के जीनोमिक डेटा संचरण के छिपे हुए मार्गों को प्रकट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल आप समझ गए होंगे, इनका फ़ायदा क्या है, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा प्रयास करें इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। जैसे अपना जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें भारत की जैसे आबादी अभी 1.3 बिलियन की मजबूत आबादी है, उसमें 4600 से अधिक जनसंख्या समूह शामिल है। इसमें मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं यहाँ पे और काफ़ी उनका आपस में उनके संबंध भी हुए हैं, ठीक है। उनकी जो नई संतानें वो उनमें भी अलग टाइप की डीएनए जीन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। भारतीय आबादी की अलग अलग विविधता की हम देख सकते हैं। और इसमें यह भी होता है कि कोई आने वाले वक्त में ऐसा कोई बड़ा रोग हो सकता है तो उसके भी हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही समाधान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक डाटाबेस हमें मिलेगा, काफ़ी चीज़ें आप बातें कर सकते हो इन चीज़ों को लेकर कि भारतीय जीनोम का एक डाटाबेस तैयार करके हम कैसे अपने जो सार्वजनिक स्वास्थ्य हैं उसके अंदर मतलब अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे पास अच्छा डाटा होगा तो हम ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ समझ में आया होगा। काफ़ी टेक्निकल है लेकिन इतना भी नहीं है कि इसको हम समझ नहीं पाए, कि जो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो नहीं समझ पाए। जब मेरा जैसा आर्ट्स वाला व्यक्ति आराम से इनको समझ सकता है, सिंपल वे में समझा सकता है आपको, तो आशा करता हूँ आपके भी समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो यार, लाइक शेयर करा करो। और यदि आप 2024-25 के एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये द हिंदू की वीडियो है, आपके लिए बहुत काम की, क्योंकि हिंदी माध्यम की मैं चुनौती समझता हूँ कि वो द हिंदू पढ़ने में उतना सहज नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए बहुत एक अच्छा होगा कि आप इनको रिवीजन करो, पढ़ो, वीडियो को देखो, ठीक है। थर्ड जो न्यूज़ हमारी महानदी जो विवाद है उसके बारे में। और आप जानते हो नदियों के क्वेश्चन यूपीएससी प्री में कितने आते हैं, तो नदियों की लोकेशन, उनके जो कौन सी सहायक नदियाँ उनको भी देख लो कहाँ से निकलती है। जैसे महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की ओर आती है। इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। तो अभी हाल ही में एक थोड़ा विवाद छिड़ा था कि छत्तीसगढ़ ने कुछ जो है जल छोड़ा इसमें और उड़ीसा ने कुछ आपत्तियां की है। यहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ आपस में डिस्प्यूट चल रहे हैं। आप जानते हो नदी जल विवाद काफ़ी ज़्यादा संकट देखने को मिलते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, नदी जल विवाद आते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। बाकी प्री में क्वेश्चन आएगा जैसे महानदी है तो महानदी कहाँ से निकलती है, उसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उसका बेसिन कहाँ पे, कहाँ किन किन राज्यों में बहती है, ये सब चीज़ें आपके लिए काम की है। तो अभी छत्तीसगढ़ द्वारा इसमें हाल ही में क्या हुआ था, महानदी का जल छोड़े जाने पर विवाद छिड़ गया था और उड़ीसा के जल विशेषज्ञों ने ऐसा बताया कि जो न्यायाधिकरण पहले से बनाया गया था उसका सही से पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। न्यायाधिकरण की जो गाइडलाइन थी उनका छत्तीसगढ़ सही से पालन नहीं कर रहा है।
और इसके अलावा जैसे उड़ीसा के जल संसाधन विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ ने जो अभी घटना की है उसके बारे में बताया कि कहाँ कहाँ से इसका जल छोड़ा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है उसके अधिनियम की धारा, ये ऐसे कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे कि धारा 3 के तहत उड़ीसा द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक मामला भी दायर किया, शिकायत दायर की, जिसमें बताया गया कि मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था और इसकी रिपोर्ट भी आना बाकी है। तो अभी जैसे छत्तीसगढ़ उनका पालन नहीं कर रहा, ऐसा बताया गया है। महानदी के बारे में यदि जानकारी रखना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से निकलती है। जैसे ये गोदावरी और कृष्णा के बाद में प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। जल ग्रहण क्षेत्र किन के राज्यों में विस्तार है इनका? छत्तीसगढ़ है, MP है, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र तक इनका विस्तार है। और जैसे आगे और भी देखें कहाँ कहाँ से निकलती है वो डिटेल आप देख लेना। और इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पे दी गई है, जैसे शिवनाथ है, हसदेव या हसदो, मांड, ईब इसकी बाईं ओर से मिलती है, जबकि ओंग, तेल, जोंक, ये वैसे अच्छे याद रह जाएगा आपको ये, ठीक है। सिंपल सा इनका नाम है, अजीब से नाम है वैसे, लौंग, इलायची, तेल ठीक है। सब्जियों के ऐसे मतलब मसालों के नाम याद रख सकते हो आप तेल के, तो ऐसे कुछ रह जाएगा। और इनके जो बांध है, हीराकुंड बांध है या अन्य जो बांध है, उनकी डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। तो मैप और नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ ये तैयार रखो अपने। आपका 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे तैयार हो जाएंगे हर एक लेसन से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका जो क्वेश्चन आया था वो भी मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आया था एक, आपने देखा होगा नदियों का, लास्ट ईयर भी था, उससे पहले भी जो क्वेश्चन हमने देखा है कि कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से, ऐसे क्वेश्चन था, उसको आप दे सकते हो। ये बहुत अच्छा है, ये आर्टिकल सबसे टॉप पे, इसको जितने स्टार दे सकते हैं उतने दे सकते हो आप, क्योंकि आने वाले वक्त में ये जैसे मेंस के एग्जाम में 2023 में, 24 में, 25 में सब जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिंपल सा क्या है कि जो भारत की बढ़ती जनसंख्या है ना, ये इस आर्टिकल बहुत अच्छा पॉजिटिव आर्टिकल था। मतलब इसमें ज़्यादा आलोचना नहीं की गई, बल्कि रचनात्मक रूप से ये बताया गया कि भारत की बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए वरदान हो सकती है, ये अभिशाप नहीं, वरदान हो सकती है। और कभी कभी ऐसे आएगा कि बढ़ती भारत की जनसंख्या या बढ़ती भारत की आबादी जो है ये भारत के लिए अभिशाप होगी या वरदान, ऐसा कुछ निबंध में आशा कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में आ सकता है। या GS फेस्ट में सोसाइटी के सेक्शन जो है अपना पॉपुलेशन, आप देख लो इस टॉपिक से ये मैच कर रहा है, और ये ऐसी राइटिंग में भी आ सकता है, साफ लिख दिया गया है यहाँ पे ताकि आप जागरूक हो जाओ। और यहाँ पे मैंने वो चीज़ भी लिख दी है जो मुझे फील हो रही है कि ये संभावना है कि 2023-24 में मेंस के एग्जाम में इस टॉपिक पर ऐसे आ सकता है। और ये जो आर्टिकल है बड़ा सा है, ऐसे की तरह लिखा गया है और इतना पॉजिटिव लिखा गया, मज़ा आता है इसको पढ़कर। मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा समझा पाऊँ इसको, ठीक है। तो जैसे अभी हाल ही में डाटा हमारे पास है, UN के भी डाटा है कि अभी मिड 2023 में क्या कर रहे हैं हम चीन को पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ रहे हैं। और जैसे अभी की डाटा देखें तो अभी डाटा जैसे भारत की जनसंख्या जो मिड 2023 में कितनी हो जाएगी, 142.86 करोड़ हो जाएगी, जो चीन की आबादी से इतना अधिक होगी। ये डाटा हमारे पास है, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास ये है कि क्या ये आबादी जो है हमारे लिए अवसर होगी या मतलब कहीं ना कहीं समस्या बन जाएगी। तो ये डिपेंड करता है हम पर कि कैसे हम अपनी आबादी को मतलब सहज कर या ऐसी पॉलिसी बनाकर कि उनको हम शिक्षा दे सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, स्किलफुल बना सकते हैं। क्योंकि आप एक देख रहे हो ना, वैश्विक स्तर पर एक पैटर्न देखा जा रहा है, विशेषकर विकसित राष्ट्रों में, ठीक है। वहाँ पे पैटर्न क्या है, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है, मतलब उनकी एज बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे युवा आबादी कम है, यानी काम करने वाले हाथ कम है। तो हमारे जो युवा हैं उनको वैश्विक स्तर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अच्छे रोज़गारों की, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, उनको हमें काबिल बनाना होगा, स्किल प्रदान करना होगा। तभी देखो, आप सिंपल वे में इसको समझ सकते हो कि ये हम पर डिपेंड करता है, ये हमारे देश पर निर्भर करता है कि हम अपनी आबादी को बोझिल बनाएं या उनको एक तरह से क्या करें, एक मतलब उनको ऐसे ही बेकार जाने दें। मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझते हो ना, कि देश की किसी देश की युवा आबादी अधिक हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाले 40 सालों में, मतलब आप ये समझ सकते हो 2023 से लेकर 2060-65 तक हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और ये एक इतिहास बताता है किसी भी देश का कि जब जब उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड से वो देश गुजरा है उस समय उसने अपनी हाईएस्ट ग्रोथ देखी है, ठीक है। क्योंकि युवा जो होते हैं, काम करने वाले जो होते हैं, यदि उनको स्किल प्रदान कर दें तो वो हर एक सेक्टर में मतलब देश की GDP में योगदान दे सकते हैं, सस्टेन डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं, जो हमारी समस्या है गरीबी की, बेरोजगारी, इन समस्या को मिटा सकते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा एक अवसर है, इसको ऐसे समझना है, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन उठाएं कि क्या ऐसा करना चाहिए, कि हमारे पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें आंसर भी दिया गया कि बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। हमें ध्यान देना होगा किन पर, कि किसी भी जनसंख्या को समझने के लिए हमें पॉपुलेशन, उसकी जो जनसंख्या है उसकी ग्रोथ, उसका आकार, संरचना को समझना होगा कि उसमें
कितनी एज की कितनी पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन उसमें कितनी है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है जैसे 0 से 14 के बीच में या 65 से प्लस वो कितनी है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना होगा। तो जनसंख्या अपने आप में कभी भी बोझ नहीं होती, ये बात इसमें बताई गई है कि जनसंख्या अपने आप में कभी भी बोझ नहीं होती। ये अच्छी बात है, बस हमारी पॉलिसी पर डिपेंड करेगा, हमारी कैसे नीतियाँ बनती है, कैसे हम अपनी जनसंख्या को सही से मतलब उनका उपयोग करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये देखना है कि जनसंख्या वृद्धि आकार और उसकी संरचना प्रकृति तो तय करती है कि जैसे एक तरीके से देखें हम, जैसे हम एक सामान्य कॉन्सेप्ट देखें कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि ये संसाधनों पर बोझ बन सकती है। लेकिन संसाधन पर बोझ कब नहीं बनेगी, जैसे हम एग्जांपल दें, जैसे ये कोई देश है, क्षेत्र है, उसके अंदर जैसे इतनी पॉपुलेशन रह रही है, अब उसमें संसाधन मान लो कम है, ठीक है, ये जनसंख्या उनके इस क्षेत्र के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग कर सकती है। लेकिन यहीं पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे कोई ज़मीन कम है तो हम बिल्डिंग खड़ी कर दें ऊपर, तो स्पेस बच जाएगा। जैसे हम खेती ऐसे करते हैं, हॉरिजेंटल खेती करते हैं, तो हम वर्टिकल एग्रीकल्चर करने लग जाएं। तो मतलब इसका मतलब क्या है, विज्ञान साइंस क्या कर सकती है, इसमें अच्छा योगदान दे सकती है कि वही साइंस लोगों को उन्होंने क्या किया, अच्छा सिखाया, उनको अच्छा स्किल दिया, उन्होंने अच्छा नॉलेज इन्फॉर्मेशन गेन करके क्या किया, संसाधनों को बढ़ा दिया। तो मतलब ये हमारे पर डिपेंड करेगा कि कब वो जनसंख्या हमारे लिए बोझ बनती है, ठीक है, कब समस्या खड़ी होती है। यदि किसी हम जैसे अफ्रीकी देशों का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे हम जानते हैं कि वहाँ पे जो जनसंख्या है बहुत सारी समस्या है, वहाँ पे संसाधन है लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या उनके पास स्किल नहीं है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो वहीं फिर उनके साथ एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये हमारे पर निर्भर करेगा कि हम अपनी जनसंख्या को कैसा बनाते हैं। तो जनसंख्या तब तक एक संसाधन जब तक देश की वहन क्षमता मतलब सही रहती है कि कोई, जैसे हम वैसे भी देखते हैं कि कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र की कितनी क्षमता है कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसको वो पोषण प्रदान करे, या मतलब जैसे संसाधन इतने सीमित है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। तो ये हमारे पर डिपेंड करेगा कि कितनी हमारी वहन क्षमता है, तो इसको हम देख सकते हैं। और जैसे हम ये देखें, हमारे डाटा देखें जनसंख्या वृद्धि के, तो एक डाटा देकर बताया गया कि 2023 की डाटा देखें तो हमारी जो मतलब कह सकते हैं टोटल जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, TFR इसको बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी जो रेट है, यानी मतलब कितने एक मतलब कह सकते हो कपल के कितने बच्चे होते हैं, ठीक, उसके हिसाब से देख सकते हैं, या एक महिला मतलब कितने बच्चे उनके बच्चे होते हैं। तो वैसे भी वो 2 के आसपास आ गया है, यानी जैसे हम 2 हमारे 2 वाली कॉन्सेप्ट पास में आ गई है। तो इसमें यह है कि मतलब जनसंख्या बढ़ेगी नहीं फिर, है ना, क्योंकि मतलब 2 बच्चे अपनी आगे वाली पीढ़ी को रिप्लेस कर देंगे, तो इसका मतलब जनसंख्या क्या हो जाएगी, एक समय पर जाकर स्थायी हो जाएगी। तो ये अभी देखने लगा है कि भारत की जनसंख्या भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। इसमें बताया गया है कि 2063 पर जाकर ये क्या हो जाएगी, हमारी जनसंख्या मतलब स्थिर हो सकती है, हो सकता है वहाँ से नकारात्मक वृद्धि दर भी शामिल हो जाए। तो वो क्या कर सकता है, उस देश के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं जो विकसित राष्ट्र हैं वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जनसंख्या बढ़े, लेकिन एक बार जब ऐसी समस्या आ जाती है कि वहाँ पे एजिंग की जो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, वहाँ की आबादी में यदि बुजुर्गों की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पर युवा आबादी की एक संकट आ जाता है, चाहे उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद में कितने साल लगेंगे, 100-200 साल लगेंगे उसको वापस रिप्लेसमेंट करने के लिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को समझ लेना। तो हमारे लिए बोझ नहीं है, इसमें तर्क दिया गया है कि वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण में है, और इसमें तो ये खतरा भी बताया कि हो सकता है कि 2063 के बाद में हमारे लिए खुद के लिए एक संकट बन जाए। तो हमारे पास ये 40 साल है ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार अवसर हमारे पास, हमारे देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। लेकिन हमें काम करना पड़ेगा, ऐसे बातों से काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे काम करना पड़ेगा, तो ये हमें देखना होगा कि जैसे हम अभी देखें हमारी जनसंख्या आयु का संरचना को देखें हम, ठीक है, तो इसमें क्या है, आश्रित जनसंख्या जैसे 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक आयु की मतलब संख्या को देखें हम, और एक है कार्यशील जो जनसंख्या 15 से 64 वर्ष, ये लगभग अभी 65 से 68% है। तो हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। 60% होना मतलब बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे दिया भी है कि भारत में 68% कामकाजी उम्र की आबादी के साथ देश क्या कर रहा है, अगले 35 वर्षों में जनन के लाभांश का बहुत बड़ा लाभ ले सकता है। हमारे पास ये बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हो वरदान है इस समय, ये मतलब नुकसान वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन वही बात है, आगे देखेंगे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बहुत ज़्यादा इस अवसर को फ़ायदा उठाना पड़ेगा। यदि हमें आर्थिक लाभांश में बदलना है, इसको एक सस्टेन डेवलपमेंट की ओर जाना है, तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें 3-4 पॉइंट पे सोचना पड़ेगा। हमें बात करनी होगी एजुकेशन की, स्किल की, ठीक है, और हमें बात करनी की स्वास्थ्य की, ठीक है। इसके अलावा जैसे और भी सुधार करने होंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और एक चीज़ आप देखना कि जिस देश की आबादी में युवा आबादी अधिक होती है तो वहाँ पर काम करने वाले हाथ ज़्यादा होंगे, स्किल वाले लोग ज़्यादा होंगे,
तो उस देश के अंदर जितने भी आप देखते हो विनिर्माण हो गया, इंडस्ट्री हो गई या सर्विस सेक्टर हो गया, हमारी लागतें घट जाएगी। लागतें घट जाएगी तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। और अभी आप देख रहे हो ना कैसे वैश्विक जो कंपनियां भारत में आने लगी है। एक समय जो चीन में था मामला, अभी हमारी ओर आने लगा है मामला। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पे असेंबलिंग के हब बन सकते हैं, मेक इन इंडिया के अच्छे हब बन सकते हैं, एक्सपोर्ट के हम हब बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन किसके साथ, स्किल वाले मैन पावर के साथ में। तो ये हमें काम करना पड़ेगा, हमें रोजगार क्रिएशन करना होगा। रोजगार क्रिएशन कैसे होगा, लोगों को स्किल प्रदान करनी होगी, हमें उनका स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। ठीक है, स्वास्थ्य हमें हमें कई बार ऐसी नीतियाँ बनती है अच्छे स्वास्थ्य की, न्यूट्रिशन की, ऐसे नहीं बनती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती है, शिक्षा, स्किल, स्वास्थ्य, इन सब पर हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। साथ में हमें सुशासन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार हमें पीछे की ओर ले जा सकता है। सुशासन में मतलब सब लोग फिर भागीदारी करेंगे। एक अच्छा मतलब आप जानते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ सुशासन भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी रहती है। ये 4 कीवर्ड है, पकड़ के रखना कि इसके लिए क्या करना होगा। और भी हो सकते हैं, जैसे आप सोचोगे ना तो ऐसे 8-10 कीवर्ड हो सकते हैं जिनको आप बता सकते हो। लेकिन इस आर्टिकल में 4 कीवर्ड पर बातें की गई, तो हम आर्टिकल की बातें करेंगे, अपनी तरफ से अभी कम बताएंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना इस चीज़ को। तो फिर आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने की बात आती है तो हमारे पास अवसर और लागत, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं कि हमारे पास अवसर है, एक अच्छा अवसर है, और लागत की बात करें जैसे हम कह सकते हैं, वही बात है, दोनों चीज़ें हो सकती है। हम इसको अवसर में बदल सकते हैं ये सब चीज़ें करके, और इसको बोझिल भी बना सकते हैं ये सब चीज़ें न करके। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। तो मतलब इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा। और इसमें वही बातें बताई कि जो विकसित राष्ट्र हैं, जापान, चीन, इनकी बात करें तो वहाँ पे मतलब युवा आबादी की कमी है, मतलब काम करने वाले लोगों की कमी है। तो हमारे पास अब अच्छे अवसर हैं। फिर देखना आप आने वाले वक्त में कैसे भारतीय लोगों की डिमांड बढ़ती है, अभी भी बढ़ रही है, लेकिन हर जगह भारतीय युवा छा सकते हैं मतलब, और देश की जीडीपी को कहाँ ले जा सकते हैं, आप इस बात को समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जैसे वही बात की जा रही है कि भारत में अपेक्षाकृत सस्ते कार्यबल के कारण कम निर्माण लागत के साथ उत्पादन और खपत दोनों के एक विश्वव्यापी बाजार बनने की क्षमता है। ये भी हमने समझने की कोशिश की थी। और भारत में अभी मतलब हर एक सेक्टर में हम कह सकते हैं हमारे पास ये पूरी संभावना है। तो हमें ये भी संभावना है कि इस हिसाब से हम आगे बढ़ें। तो 2061 की बात की जा रही है कि हम अपनी जीडीपी को, प्रति व्यक्ति जीडीपी को अतिरिक्त कितना 43% बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। और जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो वातावरण है वो हमें अनुकूल बनाना होगा। इसके लिए ये भी ध्यान रखना होगा, सभी चीज़ें मतलब अच्छी होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। बातों से काम नहीं चलने वाला है, काम करना पड़ेगा। और जैसे हम ये भी देखें, कुल प्रजनन दर आने वाले वक्त में कम होगी। ठीक है, 2060-65 के आसपास कम होगी। तो वहाँ पे हमें ये भी देखना होगा। जनसंख्या के बहुत सारे अच्छे मुद्दे भी जुड़े रहते हैं, स्वास्थ्य के। ठीक है, जो डिपेंडिंग पॉपुलेशन, उनके बारे में भी हमें सोचना होगा। तो उससे पहले हमारे पास एक अच्छा अवसर है, इसको देखना होगा। और लास्ट में जैसे जब आप इसको लिखते हो ना, जैसे कोई भी ऐसे कंक्लूड करते हो ना आप, तो ऐसी लाइनें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अब ये समय आ गया है, ऐसी नीतियाँ बनाने का आवश्यकता है कि हम एक सक्षम वातावरण का समर्थन करें जो कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, समान रोजगार के अवसर, अच्छा बुनियादी ढांचा, लैंगिक सशक्तिकरण प्रदान करें। देखो ये कीवर्ड है ना, आप सोचते हो कीवर्ड कहाँ से आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, आपको जुटाने होंगे। कितने अच्छे कीवर्ड है जो आपकी मेंस के एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। यही लिखना होता है यार मेंस में। मतलब मैं जब ये सोचता हूँ कि 3 बार मेरा इंटरव्यू कॉल कैसे हो गया, तो मैं अपना इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मुझे थोड़ा सा आगे ले जा रही थी। ठीक है, हालांकि दुर्भाग्य फाइनल मेरिट में घटता है, वो अलग बात है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ तो है ना कि मुझे विश्वास है कि हाँ मैं मेंस एग्जाम पास कर लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके काम आएगी। ठीक है, हालांकि मुझे इंटरव्यू को लेकर समस्या आई थी जिन पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कई बार अपनी वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। कई बच्चे सीधा कमेंट करते हैं कि सर आपको इतना नॉलेज है, आप हमें इतना पढ़ाते हो, आपका क्यों नहीं होता। तो मैं उनसे क्या बातें करूं, क्या डिबेट करूं कि मैंने 3 बार मेंस पास करके दिखाया है। अब वो दुर्भाग्य की बात है कि मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं आया, मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिले, मैं अपने आप को इंटरव्यू में अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाया। जितना मैं प्री और मेंस में अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ उतना इंटरव्यू में नहीं कर पाया, क्योंकि सब लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है यार, इस बात को समझ लेना। क्योंकि मैं आपको प्री मेंस पास करवा सकता हूँ, तो इंटरव्यू आप हो सकता है संभाल लो, इंटरव्यू आपका अच्छा हो तो आप बन गए ना आईएएस। तो मेरा ये काम है कि इससे मैं आपकी लाइफ में योगदान दे पाऊँ, कैसे आपकी लाइफ बदल पाऊँ, कैसे हज़ारों जो बच्चे मेरी ओर देख रहे हैं उनकी भी मदद कर पाऊँ, यही मेरा होता है। और मैं थोती बातें नहीं करता हूँ यार बहुत सारे बच्चे अपने साथ जुड़े हैं, तो मैं प्रैक्टिकल बातें ही करता हूँ। अपने यूट्यूब को एक बार खंगाल के देख लेना आप, इतना आपको 1.5-2 साल में दे दिया है जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और क्योंकि कभी कभी ऐसे बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं, हालांकि मैं प्रभावित नहीं होता उन चीज़ों से, ना मुझे उनसे डिबेट करनी है, मैं बस शांत रहकर काम करता हूँ। तभी मैं अपने अटेम्प्ट के बारे में, जैसे आपने कई बार चर्चा की है, मैं ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर शेयर नहीं करता हूँ। शेयर यही चीज़ें करता हूँ कि मेरे पास अच्छा प्रैक्टिकल आइडिया आपके साथ क्या शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये हमने देख लिया।
और ये हमने देख लिया इम्पोर्टेंट का, इसको इस जो आर्टिकल हमने पढ़ा है उससे निबंध आ सकता है, मतलब ये बात समझ लो, क्योंकि ऐसा होता है यार, मतलब जो चीज़ें ज़्यादा चर्चा में रहती है, बहुत सारे अच्छे आर्टिकल आते हैं, तो आपको जब पढ़ाई करते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार देखते हो, तो आपको एक मन से फीलिंग आती है कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो वो बात बताना चाह रहा हूँ। अब ये गारंटी नहीं कि आ सकता है, आ जाएगा, लेकिन यदि आप ऐसे तैयार रखते हो तो आप औरों से आगे निकल गए एकदम, क्योंकि आपका एकदम प्रिपेयर है वो चीज़, तो ये फ़ायदा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये कहाँ काम आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी में। अब लोग जैसे कई कमेंट कर रहे थे कि सर आप द हिंदू को पूरा नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। एक बार ये न्यूज़पेपर आप उठा के देखना, मतलब आप 4-5 दिन न्यूज़पेपर उठाना और अपने जो पीडीएफ एक बार उठा के देखना, आपको पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, यही करना होता है। और मैं गारंटी देता हूँ यही भी पढ़ लो इतना भी पढ़ लो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। बाकी तो आप वैलिडेशन के लिए मैं जानता हूँ मैगजीन आपको भी पढ़नी है, मुझे भी पढ़नी है, क्योंकि सब कुछ न्यूज़पेपर में नहीं आता है। न्यूज़पेपर में वो चीज़ें आती है जो आपको आगे ले जा सकती है, आपकी क्षमताएं विकसित कर सकती है, आपको वैचारिक रूप से मजबूत बना सकती है, मेंस के अंदर इंटरव्यू के अंदर आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। तो ये न्यूज़पेपर का काम होता है। और मैगजीन आपको क्या करेगा, अच्छा वैलिडेशन प्रदान करेगा, प्री पास करवाएगा, मेंस में और भी अच्छा आपका काम करवा देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो ये आर्टिकल कहाँ काम आएगा, ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी में काम आएगा। कौन सा, नशीले पदार्थ वाला, कि अभी जैसे भारत में एक अच्छे अभियान चलाए गए हैं अफीम को लेकर, भांग को लेकर, जो इलीगल खेती होती है इनकी, है ना, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नष्ट किया जा रहा है, अच्छे स्टेप लिए जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो संस्थाएं काम आ सकती है, डाटा काम आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे झारखंड में भी, जैसे इस फोटो में देखो आप, झारखंड में पुलिस के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जो इलीगल जो अफीम के खेत हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। वैसे जो लीगल खेती होती है, जो जिनका मेडिसिन पर्पज से यूज होता है, जैसे भांग की, अफीम की, वो होती है, लेकिन वो एक मतलब ऐसा प्रबंधन वाला क्षेत्र होता है, उस निगरानी में होता है उसकी, मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसका जो नशीले पदार्थ होते हैं वो नहीं बनाए जाते हैं, उससे मेडिसिन पर्पज से बनाए जाते हैं। लेकिन जो इलीगल खेती होती है वो गलत होती है, फिर वो उसके बहुत सारे, आप जानते हो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। अभी आगे पढ़ेंगे कैसे खतरा है, और ये अपडेट कर लेना। जैसे मैंने इंटरनल सिक्योरिटी आपको पढ़ा दिया है, पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, अब ये पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक आया, तो जो जागरूक होगा, जिसको सफलता प्राप्त करनी है, वो अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेगा कि यार ये मेरे वहाँ काम आ सकता है जो हमने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ी है। ठीक है, तो जैसे अभी केंद्र सरकार ने बताया है कि पिछले 3 वर्षों में उन्होंने अच्छा प्रयास किया और जो अफीम और भांग के जो बड़ी संख्या में अवैध खेत थे उनको नष्ट किया है, और 2047 तक हमारा लक्ष्य है, ऐसी चीज़ें काम आएगी। भारत को क्या बनाना, ड्रग मुक्त भारत बनाना है, यानी इलीगल जो जो नशे वाली चीज़ें उनको नष्ट करना है। और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय, उन्होंने भी ऐसा बताया है कि ऐसी रिपोर्ट उनकी आ रही है कि नशीले पदार्थों और जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं उनका मतलब काफ़ी उनको जोड़ा जा रहा है। किसके साथ में, जैसे जिला जो पुलिस अधीक्षक है उनकी वार्षिक जो मूल्यांकन रिपोर्ट है उनके साथ इनको जोड़ने की बात चल रही है, ताकि इससे क्या होगा, जवाबदेता और जिम्मेदारी तय होगी। और जैसे ये संस्थाएं काम आएगी आपके मेंस के आंसर लिखने में, कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार पिछले जैसे 3 वर्ष के हम डाटा देखें तो उन्होंने इतने क्षेत्र में नष्ट किया इन चीज़ों को। और इसके अलावा जैसे किन किन राज्यों में घटना घटी, कहाँ कहाँ ऐसी घटना घटी, वो भी यहाँ पे दिया गया है। और कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं इन खेतों की पहचान करने के लिए, या कैसे हम उपग्रह के माध्यम से भी, मैप के माध्यम से पहचान कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनकी खेती हो रही है। तो ये जो डाटा है, सूचना है, ये हमारे जो भी निगरानी तंत्र है उनके साथ साझा करना, राज्यों के साथ साझा करना। तो मंत्रालय ने भी ये देखा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में अवैध जो फसलें हैं उनको नष्ट करने में ड्रोन कैसे काम आ सकता है, कैसे जो डाटा है उनको हम उपग्रह के डाटा भी उनके साथ साझा कर सकते हैं। साथ में जैसे एक एक्ट है, ये भी काम आता है। देखो ये जैसे एक ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर आपको संस्था ही पता होनी चाहिए, आपको जो नियम और कानून है वो पता होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी है वो पता होनी चाहिए, तो मेंस के एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हो। फिर तो इसमें क्या, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक जो अधिनियम है 1988 उसका इस्तेमाल किया गया था इन कुछ चीज़ों को लेकर, उसके बारे में बताया गया है। साथ में इसमें एनसीबी के जी एक रिपोर्ट है, उसमें बहुत अच्छा बताया गया है कि जो अवैध ड्रग्स है ना, उनका संबंध आप देखना, जो अवैध गतिविधियाँ हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, या जो तस्करी होती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, उनके साथ इनका संबंध देखा गया है। जैसे डार्क नेट क्या होता है, डार्क नेट यानी इंटरनेट में ऐसा सर्वर होता है जिस पर हमें पता नहीं लगता, वो एक सामान्य सर्वर नहीं होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें वो आपस में गतिविधियाँ करते हैं, आपस में जो जानकारी सूचना है वो साझा करते हैं। ठीक है, जैसे फिरौती के लिए करते हैं, या किसी की सुपारी देनी हो, या ड्रग्स का लेन देन करना हो, कुछ भी हथियारों का करना हो, सब यहाँ पे चलता है। और क्रिप्टो करेंसी का भी काफ़ी ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं, जो फंडिंग है उसको लेकर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी रहती है, जिनसे क्या होता है, हमें बहुत बड़ा खतरा है इनको लेकर। ये इसको लेकर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं मेंस के एग्जाम में। ठीक है, और कैसा क्वेश्चन आया, जैसे यहाँ पे 2018 के एग्जाम में GS3 में आया भी ऐसा क्वेश्चन, संसार के 2 सबसे बड़े अवैध अफीम वाले लेकर इसका क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन में आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना जो अभी हमने चर्चा की है, तो आपका मेंस का अपने आप देखो मटेरियल तैयार हो गया। यही होता है कि न्यूज़पेपर ऐसे मत पढ़ो, कुछ ऐसा पढ़ो कि आपका सिलेबस मतलब बहुत ही स्वीट हो जाए, शॉर्ट में हो जाए, और आपको अच्छे से मतलब मार्क्स दिला पाए। तो ये लेसन आज का हो गया। मेरा गला दुख गया, एकदम बैठ गया है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, यहाँ तक कोई पहुँचा है ना तो उसको मज़ा आएगा।
एग्ज़ाम पास करेगा पक्का क्योंकि मैं खुद फील करता हूँ कि ऐसा कंटेंट मुझे समय पर मिला होता तो मैं भी आज कहाँ होता। मतलब हालांकि अच्छी जगह पे हूँ अभी भी, लेकिन फ़र्क पड़ता है यार। आपको कोई प्रैक्टिकल वे में ऐसा कोई कंटेंट देने वाला हो, आपकी जिम्मेदारी है, लाइक शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। ठीक है, अच्छे वीडियो है, धन्यवाद।